Yes, sir. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. ओके चलो डन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, तो मेरा क्वेश्चन यही था, वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सुना होगा बॉयल्स लॉ। नाउ वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इमेजिन करो जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम। एट द सेम टाइम प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। नो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, अब ऑटोमेटिक प्रोसेस इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन क्यों ऑटोमेटिक होता है उसका मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। जब मैंने वॉल्यूम अंदर लिया, प्रेशर क्या हुआ? कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अपने लंग्स के प्रेशर के साथ वो मैनेज करने की कोशिश करता है। जब उसको समझ में आता है कि प्रेशर अंदर कम है, तो वो क्या करता है? प्रेशर कम होने की वजह से वो क्या करता है, जो भी प्रेशर अंदर बिल्डअप हुआ है, जो भी प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसको क्या करने की कोशिश करता है? रिलीज करने की कोशिश करता है। तो रिलीज करना मतलब क्या? जो भी अंदर ऑक्सीजन या जो भी अंदर एयर है उसको हम बाहर फेंके, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डायरेक्टली प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जब पता चलता है कि नेचर को कि जब इंस्पायरेशन किया है, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रेशर कम हो गया, तो छोड़ना ही है। तो जब छोड़ते समय, जब O2 हम बाहर छोड़ते हैं ना, तो उस दरमियान उस प्रोसेस के समय ऑलरेडी O2 और CO2 एक्सचेंज हो चुका होता है। मतलब O2 जो हम लाते हैं थ्रू एयर, वो एल्वुलाई ले लेता है, और एल्वुलाई क्या करता है, उसके बाद जो CO2 है वो रिटर्न लंग्स को दे देता है। उस दरमियान में, उस विदिन अ फ्रैक्शन सेकेंड्स में एक्सचेंज हो जाता है। फिर एटमो प्रेशर अंदर काफी बढ़ने की वजह से प्रेशर को मैच करना रहता है एटमोस्फेरिक प्रेशर से, तो उस क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन CO2 रिच एयर है वो अगेन बाहर भेजता है। जब बाहर भेजता है, वॉल्यूम इतना कम होता है कि प्रेशर क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर इज अगेन हाई, प्रेशर काफी ऊपर हो जाता है। तो अगेन प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच करने की कोशिश करता है। अरे बोलता है, अरे प्रेशर तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, लंग्स के अंदर, हमको इसको थोड़ा वॉल्यूम देना है। तो हम जब वॉल्यूम लेते हैं, थोड़ा नहीं लेते, फिर भर के लेते हैं, फिर प्रेशर अंदर कम होता है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच नहीं होता है, तो ये फिर छोड़ना पड़ता है। ये लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स रिलेटेड टू लंग्स एंड इट्स रिलेटेड टू ब्रेन, ये तीनों मिलके हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस करते हैं। और इस दरमियान चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लंग्स का एक्सपांड होना, जिस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड प्रेशर डिक्रीज हो गया, दैट इज नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ जो डायफ्राम है वो डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है, तो तब जाके स्पेस बनता है थोरेसिक कैविटी में, और उसको हम बोलेंगे थोरेसिक वॉल्यूम। सेकंड, थर्ड, इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के अंदर जो मसल्स होते हैं, वो मसल्स क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और स्टर्नम आउटवर्ड आ जाता है, ऊपर की तरफ। देखो जब मैं सांस ले रहा हूँ, छाती फुल गई सांस लेते समय, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, स्टर्नम में बाहर आ गया, एवरीथिंग इज हैपेंड। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंस्पायरेशन। ठीक उसी तरह एक्सपायरेशन में क्या होगा, कोई बता सकता है? उल्टा होगा, सिंपल सी बात है। को एक्सपायर कर रहे हैं, क्या एक्सपायर कर रहे हैं? CO2 रीच एयर एक्सपायर कर रहे हैं। जब हम बाहर फेंकेंगे तो सब उल्टा होगा। क्या होगा? सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। कितना प्रेशर इंक्रीज होगा मैंने तो तुमको बता दिया थोड़ी देर पहले, प्रेशर बढ़ जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका जो ये है इंटरकोस्टल मसल है, वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएगा। उसके अलावा स्टर्नम जो आउटवर्ड था वो किधर जाएगा? इनवर्ड जाएगा। जो डायफ्राम फ्लैट था, अब वो अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। बराबर? ओके, यहाँ तक का समझ में आया इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन? एनीवन हैज एनी डाउट? एवरीवन अंडरस्टूड? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? तन्वी, श्रावणी, साक्षी, साहिल, राजलक्ष्मी, No, sir. प्रीति, पूनम, सब क्लियर है यहाँ तक का? Yes, sir. अभी तक का Yes, sir. क्लियर है ना? ठीक है, चलो, ओके 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 ओके। सो आगे जाते हैं।
Now next we'll move toward diagrammatic way पे बताया. Now we'll move. ठीक है. Now we'll move towards the other part. एक बार मैं रब कर लूँ इसको तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब हम एक बार हम पढ़ ले. पढ़ने के बाद यू विल गेट एन आइडिया एग्जैक्टली हो क्या रहा है. नाउ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ATPs is the molecule. So inhaling exchange of gases between the पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो रहता है एंड द लंग्स एंड नॉट ओनली लंग्स respiration process also. वॉइस लैग हो रहा है क्या? Am I audible? Yes, sir. सर अभी लैग हो रहा है. अभी लैग हो रहा है. अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया वैसे. हाँ सर अभी आया प्रॉपर. mechanism of respiration. Mechanism of respiration is by loss of just बाहर गया था. So again add a document. एक मिनट शेयर करता हूँ मैं डॉक्यूमेंट. वहाँ शेयर हुआ. यस सर. शेयर हो गया. हाँ 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 हाँ. तो ये रहा मैकेनिज्म ऑफ पढ़ लेता हूँ. मैकेनिज्म ऑफ respiration is a logical process which is between atmosphere and lungs. It is the formation of ATP. वो कैसे होता है हमने इक्वेशन देखा था स्टार्टिंग में. C6H12O6 plus 6 molecule of O2. We exhale what? Carbon dioxide 6 molecule, water vapor 6 molecule along with ATPs. ठीक है. It includes 4 processes. Breathing पहला, external respiration second, internal respiration third and D cellular respiration. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग. ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा दिया. सिर्फ रिवीजन एक बार हमको थ्योरी पढ़ना है. सेकंड हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. थर्ड हम पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन का खाली O2 ट्रांसपोर्टेशन. इतना हम करने वाले हैं आज. तो विल मूव टुवर्ड्स द थ्योरी. हाँ मैं क्या प्रेशर इन द लंग्स एंड एयर कम. वॉइस लैग हो रहा है. हो रहा है. सर कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है. बहुत the problem. The problem. And yourself Sir cannot hear you.
मेरी आवाज क्लियर है अभी? Yes, sir. I think Tanvi, you are facing the problem, right? Yeah, all of you are facing the problem. Yeah, only Tanvi can not No, able sir. to hear. All of us. All of us. Right now, it is okay. I Yes, am sir. audible. Now it's proper. Yes, sir. There is no lagging, right? No, sir. Okay. 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 I'm का है को नीचे होती है, फ्लैट होता है, ठीक है? तो उसके अलावा आप साइड में लिखा क्या है वो एक बार फॉरवर्ड मतलब स्टर्नम मूव करके तरफ आएगा, आपका रिब्स जो है फैल जाएगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, सेम टाइम डिक्रीजेस एयर कम्स रशिंग इन, हवा अंदर की तरफ आए, जो मैंने ऑलरेडी बताया। तो हम उसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं। ओके, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का दिया है के बारे में। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय व्हिच गैसेस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर व्हाई डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार ये? तो नेटवर्क के वजह से आप लीव हो रहे हो। बट नेटवर्क तो अच्छा है यार, स्ट्रॉन्ग है काफी, नेटवर्क एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो 3 से 4 कांडी तो है, 3 कांडी तो ऑलमोस्ट है ही इसमें, ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है, नेटवर्क तो है यार, हमेशा इससे पे चलता है। ठीक है, कोशिश रहेगी अपने नेटवर्क में जाए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, हम एक बार पढ़ ले इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ऑलमोस्ट हम ब्रीदिंग का तो पता है हमको क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगा। बोथ दी स्टेप्स इन्वॉल्व पार्ट ऑफ थोरेसिक केज, मतलब थोरेसिक केज मतलब ये पूरा, द रिब्स, रिब्स मतलब तो हम लोग को पता चल गया रहेगा, पसली, स्टर्नम मतलब बीच का बोन, एंड इंटरकोस्टल मसल मतलब जो पसली है रिब्स है उसके बीच का मसल, एंड मसल ऑफ डायफ्राम जो डायफ्राम, बराबर। अब इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब सांस लेते समय क्या होगा, द एटमोस्फेरिक एयर इज टेकन इनटू द लंग्स, दैट टू ऑक्सीजन रीच, इट इज occurs due to the presence of gradient formed between the lungs and the atmosphere। वो क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। हाँ, और एक चीज मेरे को पूछना था, एक्टिव प्रोसेस कौन सा है और पैसिव प्रोसेस कौन सा है? इंस्पायरेशन एक्टिव है कि पैसिवेशन पैसिव है? एक्टिव मतलब क्या? एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी लगता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, सांस लेते समय एनर्जी लगता है कि सांस छोड़ते समय एनर्जी लगता है? सांस लेते समय। राइट, एग्जैक्टली। व्हाई सांस लेते समय एनर्जी लगता है? बिकॉज यू कैन ऑल्सो सी दैट हम खुद से एफर्ट डाल के एनर्जी नहीं डालते, अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होते समय जो एटीपीज होते हैं ना, वो थोड़ा सा एनर्जी यूज करता है, हम खुद से नहीं एनर्जी लगाते, ऑटोमेटिक होता है वो, बट एनर्जी यूज होता है थोड़ा। एक्सपायरेशन करते समय एनर्जी लगता ही नहीं, क्यों? देखो, हमने अभी देखो सांस भी है ना, छोड़ते समय ऑटोमेटिक छोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में, राइट? ये जो एक्सपायरेशन प्रोसेस है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लगता, एक्टिव मतलब एनर्जी लगता है, ठीक है। नाउ सेकंड, इट इज यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? कि मेरे को मार्कर रखना पड़ेगा, मार्कर रखता हूँ मैं वैसे भी, ये देखो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। It is an active process in which the diaphragm becomes flat and goes downward. Accepted? ठीक है। Now, the external intercostal muscles, मतलब जो ये रिब्स के बीच का जो मसल्स मैंने बताया था, ये जो इंटरकोस्टल मसल उसका क्या होगा देख लो। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, बराबर ना, ये ऐसा खींचा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो द रिब्स एंड द स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड सुन लो, upward and outward. This leads to an increase in thoracic volume and decrease in the pressure of the thorax and the lungs. सिंपल है, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर लंग्स में थोरासिक में कैविटी बनेगी,
एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी कैपेसिटी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा एंड मीनवाइल वॉल्यूम बढ़ा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रोपोर्शनल, मैंने बताया is inversely, is inversely proportional to pressure, प्रेशर कम होगा, बराबर, क्लियर, ये होगा। नेक्स्ट जब आगे जाएंगे अपन, जब क्या दिखेगा आगे जाएगा तो to equalize the lower pressure inside the lungs, ठीक है, to equalize the pressure inside the lungs, air from the atmosphere rushes into lungs, this is called inspiration, simple, clear, done। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है इंस्पायरेशन तक का, ब्रीदिंग इंस्पायरेशन हो गया। उसी तरह मैं एक्सपायरेशन तो हम सेकेंड एक्सपायरेशन, इसका उल्टा, इंस्पायरेशन का उल्टा होगा, उल्टा देख लेते हैं, उल्टा क्या रहेगा, सिंपल। एक्सपायरेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द थोरैसिक कॉन्ट्रैक्ट्स कॉज एयर टू बी एक्सेल, एक्सेल मतलब बाहर छोड़ना, द डायफ्राम रिलैक्सेस, जो डायफ्राम ऐसा था अब कैसा हो जाएगा, सॉरी डायफ्राम जो फ्लैट था, जो पहले फ्लैट था ऐसा, अब कैसा हो जाएगा, डोमिक में आ जाएगा। दिस इज अ रिलैक्स पोजीशन ऑफ डायफ्राम, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, ये होने के बाद नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, उसके अलावा द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड पुश अपवर्ड, मैंने बता दिया, इट बिकम्स डोम शेप, वो भी मैंने बता दिया। द इंटरकोस्टल मसल्स आल्सो रिलैक्स पुलिंग द रिब केज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो रिब्स के अंदर का जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगा। अगर वो रिलैक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिब्स अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा, अंदर की तरफ इनवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा, बराबर। स्टर्नम भी इनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, So your muscle also voice is relax very pulling the rib, low. voice is very low, Yes, so it's not lagging, but the voice is very low, like the frequency. Yes, sir. okay, now it is okay, now it is okay। Yes, sir. शायद हाँ, शायद वो स्पीकर काफी दूर रह गया है ना, इस वजह से थोड़ा सा लैग हो रहा होगा, ठीक है। नाउ इट इज ओके, यू कैन हियर मी, So it's एम आई again low. ऑडिबल, इट्स अगेन लो, म्यूजिक तो है, एक मिनट थोड़ा सा कुछ करूं, आई थिंक नाउ इट इज परफेक्ट, देख लो। चलो मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। सो नाउ इट इज ऑडिबल, राइट। सो Yes, अब मैं sir. ये बोल रहा था कि हाँ, द इंटरकोस्टल मसल्स जो है रिलैक्स होगा, पुलिंग द रिब केज इनवर्ड एंड आउट डाउनवर्ड, सिंपल सी बात है। नाउ आगे क्या होगा, दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, अगर थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, नाउ व्हाट हैपेंड, इफ थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज तो क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज, बराबर। The thorax and the lungs as compared to the atmospheric pressure, so air from the lung rushes out, this is called expiration। अब मैंने इसका जस्टिफिकेशन भी दिया था, क्यों इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ऑल्टरनेट होते रहेगा। एटमॉस्फेयर क्या सोचेगा, अरे मैंने इसको बोला था थोड़ा प्रेशर बढ़ाने के लिए, इसने तो, मैंने बोला तब 50 प्रेशर बढ़ाओ, ये इसने तो 80 प्रेशर बढ़ा दिया, तो 30 प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम को इन करता है, तो वॉल्यूम को इन करते समय वो इन इतना हो जाता है वॉल्यूम की इंस्पायरेशन प्रोसेस हो जाता है, फिर इंस्टेंट के बाद बैक टू बैक अगेन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, सो वी कांट कंट्रोल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन फॉर लॉन्ग टाइम, ओके। दैट्स व्हाई इट इज अ रिदमिक प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लांगाटा, ब्रेन का एक पार्ट है वो उसको कंट्रोल करता है, बराबर। टुगेदर एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, इट इज कॉल्ड व्हाट, वन ब्रीथिंग या वन ब्रेथ, बराबर। टोटल कितना होना चाहिए ब्रीदिंग, किसी को पता है, आरआर कितना होना चाहिए, किसी को आइडिया है कितना आरआर होना चाहिए, एक मिनट में कितना होना चाहिए, ऐसे एक मिनट में कितना होना चाहिए, किसी को कुछ आइडिया है।
No. So 18 to 20, 18 to 20, सर 18 से 20 20, 18 नहीं 10 होगा तो बहुत कम होगा, 18 से 20, अगर 18 से 20 से ज्यादा हुआ तो समझो 30 हो रहा है। किस में होता है कोई बता सकता है? 30, 30 होगा तो पेशेंट कैसे दिखेगा? देखो ऐसे दिखेगा, मेरे को देखो अभी ध्यान से, ये किस में दिखेगा? जब वो अस्थमा हो गया या किसी को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है, जैसे कोविड पेशेंट हो गया, वो डिफिकल्टी से अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, तो उसमें से उस समय क्या हो जाएगा? हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट क्यों बढ़ेगा? रेस्पिरेटरी रेट इसलिए बढ़ेगा कि इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आना चाहिए, तो वो जो नहीं मिल रहा तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दो, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने से ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, डन। Yes. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो Anyone has any doubt? ठीक है, we'll move towards the next part, जिसको अब हम बोलेंगे save to album. सर यू आर ऑन म्यूट, वी aren't able to hear you. Now it is okay. Yes, sir. Yes sir. Okay. Now the second process, what now the second process you can see is what external respiration and exchange of gases at the alveolar level. ठीक है, clear? External respiration and exchange of gases at the alveolar level. पहले सिंपल सा हिंदी में बोलता हूँ, फिर हम रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने लास्ट टाइम एक बात बताया तो तुम लोगों को याद है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है बिटवीन बिटवीन लंग्स बिटवीन लंग्स एंड बिटवीन लंग्स एंड कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज कहाँ रहता है? पहले मैं एक डायग्राम में ड्रॉ करा दूं तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे वो होता है। तो ये मैं यहाँ डायग्राम तो है ऑलरेडी, बट स्टिल ये डायग्राम तो ऑलरेडी है यहाँ, फिर भी ये इतना सफिशिएंट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके बता देता हूँ। समझो एक छोटा सा एल्वुलाई, समझो ये है हमारा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे क्या? एल्वुलाई। ठीक है, उस एल्वुलाई में भी आई एम इंटरेस्टेड दिस पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल्वुलाई सैक। क्या बोलेंगे? एल्वुलाई सैक, बराबर। इसको बोलेंगे एल्वुलाई सैक। अब उसके बारे में मैं बता रहा हूँ तो मैं रब करूंगा, तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड एज ऑफ नाउ एल्वुलाई सैक। तो फिर से मैं एल्वुलाई सैक बना रहा हूँ, ये हो गया एल्वुलाई सैक, बराबर। अब सुनो, मैंने लास्ट टाइम याद है तुम लोगों को बोला था कि एल्वुलाई सैक इज हाईली कैपिलरी, बहुत ही कैपिलरी है वो, हाईली वेस्कुलर, बहुत सारे उसके आसपास में कैपिलरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स का बोला था, याद आया? ठीक है, अगर नहीं भी आया तो आगे देख लो। इसमें इसके आसपास ना कलर में चेंज करता हूँ तो थोड़ा सा डिसेंट लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। विल चेंज द कलर टू रेड एंड ब्लू। समझो ये है कैप, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको चेंज करना है हमको रेड रेड नहीं, अगर पहले येलो लेना है। ठीक है, ये हो गया अपना सैक। सैक के आसपास जो है वो है पल्मोनरी आर्टरीज, बराबर। एंड एक सेट में बनाता हूँ पल्मोनरी वेन का, दिस इज व्हाट पल्मोनरी वेन। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मेरा बोलने का मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं बताता हूँ, फिर हम उसको पढ़ते हैं। सिंपल, थोड़ा सा ये टॉपिक हो जाएगा सिंपल। हो क्या रहा है ध्यान से सुनो, एक और कलर में चेंज करता हूँ और चेंज टू ग्रीन। नो व्हाट हैपन, इधर तक क्या आने वाला है, अंदर तक क्या आने वाला है? O2 रीच एयर, बराबर। O2 रीच एयर आया, कहाँ से आया? नोज से लिया, फेरिंग से गया,
लैरिंग्स से गया, ट्रैके से गया, ब्रोंकाई से गया, ब्रोंकिल्स में गया, लंग्स में गया, लंग्स से एल्वोलाई में गया। बराबर, सिंपल। अब होता क्या है वो देख, अब होता क्या है वो देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट व्हाट हैपेन, अंदर जाने के बाद ना ये O2 विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कौन ले लेता है पता है? कौन लेता है? कौन लेता है? ये जो रेड है ब्लड, वो कैप्चर करता है। क्यों करता है? सिंपल। रेड मतलब क्या हुआ? रेड मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन रिच है। या ब्लड में क्या कंटेंट होता है? Hb। सुना होगा Hb। Hb क्या होता है? ये छोड़ो, Hb नहीं पता है तो मैं एक सिंपल सा पूछता हूँ, तुम लोगों को आरबीसी पता है? बराबर, आरबीसी। Red blood cells. राइट, एग्जैक्टली, रेड ब्लड सेल्स। वो रेड ब्लड सेल्स कंटेन क्या करता है? हीमोग्लोबिन। Hb मतलब हीमोग्लोबिन, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस, हीमोग्लोबिन हैज अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद O2। पता है ये? hemoglobin have a tendency, okay, have a tendency to combine with O2। O2 के साथ हमेशा वो रिएक्ट करता है। जैसे उसको O2 दिखाना, अगर समझो सिंपल सी बात है, जैसे कि मुझे अगर पसंद है गुलाब जामुन, ठीक है, मुझे पसंद है गुलाब जामुन, तो मैं बैठा हूँ और किसी ने 2 प्लेट मुझे आगे किया, एक गुलाब जामुन का किया और एक जलेबी का किया, तो मैं फटाक से क्या पकड़ लूंगा? तुरंत मैं क्या पकड़ लूंगा? गुलाब जामुन। उसी तरह जैसे O2 अंदर आएगा, ब्लड में तो आरबीसी है, आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन है, तो जैसे हीमोग्लोबिन O2 को देखता है ना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो O2 को पकड़ लेता है, O2 को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, O2 को ऐसा पकड़ लेता है। दैट इज मींट एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सुना होगा 10th में, सुना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Hb plus O2 is equal to ऑक्सी हीमोग्लोबिन, which is a very unstable compound, very unstable compound। कहीं भी जाके किधर भी जाके वो ब्रेक हो जाएगा। बराबर, सिंपल, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ये होने के बाद आगे क्या होगा सुन लो। और उसके बाद क्या होता है, जो CO2 है वेन्स के पास, जो CO2 है ब्लू कलर का, वो क्या करता है? तुरंत उसको क्या करता है, जो भी कहीं से भी वो CO2 लेकर आता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन जनरेट करता है? ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी क्या करता है? O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, O2 लेता है, CO2 छोड़ता है। वो लेकर कौन आता है? वेना केवा। तो लेकर आता है लंग्स में, वो नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। और वो पल्मोनरी वेन के कैपिलरीज क्या है? पल्मोनरी कैपिलरीज। वो पल्मोनरी कैपिलरीज CO2 छोड़ देता है एल्वोलाई में। ठीक है, यहाँ से मेरे को थोड़ा माइक छोड़ना पड़ेगा नीचे एक सेकंड के लिए, फिर मैं बताता हूँ ड्रॉ करने के बाद। ये जो है यहाँ से अगेन, यहाँ क्या छोड़ देगा वो छोड़ देगा CO2, यहाँ छोड़ देगा अंदर की तरफ CO2, O2 उधर जाएगा, CO2 इधर आ जाएगा। अब सिनेरियो क्या हो जाएगा? नाउ द सिनेरियो, देयर विल बी नो O2 इनसाइड, नाउ देयर विल बी CO2, there will be no O2 inside, there will be CO2 inside। now what happened, अब इनवर्ट डायरेक्शन नहीं रहेगा, अब अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेल। इनहेल हो गया, इनहेल होते हुए O2 ऑब्जर्व कर लिया ब्लड ने, अब अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा। अब मैं बताता हूँ अपर डायरेक्शन कैसे रहेगा, थोड़ा डायग्राम में देख लो एक बार। अपवर्ड डायरेक्शन वो रहा, ये अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड, नाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड, नाउ CO2 विल रश, नाउ CO2 will rush out, now the CO2 which is there in the alveoli sac, it will rush out, वो बाहर चले जाएगा। एंड बाहर मतलब एटमोस्फियर। क्लियर? ये सिर्फ एक छोटा सा एल्वोलाई सैक में मैंने बताया ऐसा हो रहा है, तो समझो कितना मिलियन था, याद है मैंने बताया था आरबीसी कितने मिलियन है, सॉरी एल्वोलाई कितने मिलियन है जब पढ़ाते समय मैंने बताया था, किसी को याद है? याद है किसी को कितना मिलियंस मैंने बोला था? नहीं याद है तो एक बार देख लो कितना Five. मिलियंस है। 700 मिलियंस एल्वोलाई। 700 मिलियन एल्वोलाइज है। अगर 700 मिलियन एल्वोलाइज में यही प्रोसेस सब में कैरी होगा तो कितना भर भर के CO2 बनेगा, और वो CO2 रिलीज होगा एयर में बाहर की तरफ। दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो बाहर से O2 आ रहा है, CO2 जा रहा है, O2 आ रहा है, CO2 जा रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? थ्योरी समझ में आ गया? अब मैं मतलब जो Yes. मैंने कंसेप्ट था वो समझ में आ गया, राइट? Yes, यस और sir. नो? हाँ, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं थ्योरी की तरफ जाता हूँ थोड़ा सा। अब थ्योरी क्या बोलता है पता है? ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने का रीजन क्या है,
क्यों ऐसा रीजन, क्यों एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है? चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो रहा है, हीमोग्लोबिन को पसंद ऑक्सीजन उसने कैप्चर कर दिया, अपने पास CO2 जो है वो एल्वेलाई के अंदर छोड़ दिया और वो बाहर चले गया, बट वो अंदर कैसे आ रहा है, बाहर कैसे जा रहा है, वो मेरा मेन सवाल है, ऐसा बोल रहा है। तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन, उसको हम बोलेंगे क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का डेफिनेशन आप लोग ने सुना होगा, डिफ्यूजन का डेफिनेशन आप लोग ने सुना होगा, इट इज अप्लाइड फॉर गैसेस। गैसेस एक्चुअली जो रहते हैं, इट मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, टू इक्वलाइज, टू मेंटेन इक्वलिटी। लोअर, जैसे कि एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है हायर पार्शियल प्रेशर, मतलब जहां हायर पार्शियल प्रेशर है वो वहां से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि पूरे लंग्स में पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए, पार्शियल मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, इसलिए वो अंदर की तरफ लाता है O2 और CO2 बाहर की तरफ लेके जाता है। ये एक्चुअली एक प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, बराबर। अब थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस क्या है वो एक बार समझ लो। जब वो CO2 रीच अंदर आता है ना, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रीच ब्लड जब अंदर आता है कैपिलरीज में, तब उसका प्रेशर होता है 45 mmHg। वाइल वाइल अगर वो वाइल ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये जब छोटा सा सेल तक पहुंचने के लिए उसका प्रेशर हो जाता है 40, तो डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में 45 और 40। तो जैसे ही 45-40 के बीच में डिफरेंस हो जाता है तो वो CO2 फेंक देता है बाहर, ठीक है, ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, मतलब प्रेशर है, याद रखना पड़ेगा। उसी तरह ऑक्सीजन का भी वैसे ही है। ऑक्सीजन जब आता है तो उसका प्रेशर कितने कैपिलरीज में जब ऑक्सीजन आता है तो उसका प्रेशर कितना रहता है, ओनली 40 mm। बट जब एल्वुलाई मतलब ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर तक जब जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है 104। तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस, तो तुरंत वो बाहर फेंक देता है। दिस इज व्हाट द प्रोसेस गोइंग ऑन अंदर। कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, थ्योरी भी मैंने बता दिया, एक बार हम रीड करते हैं। इससे पहले किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, आई एम देयर। 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, अगर आप यस बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। yes. ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ सर, तो एक बार हम पढ़ लेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। 2 पार्ट हो गया अपना इसका। एवरीवन इज एबल टू सी नाउ। हाँ, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, द कंसेप्ट विल बी क्लियर, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। नाउ यू कैन सी इन alveolus consist of a layer of simple squamous epithelium resting on a basement membrane, मतलब एकदम लंग्स के नीचे वो सब अंगूर लाइक स्ट्रक्चर पड़े रहते हैं। इट इज अल्टीमेटली या एसोसिएटेड विद अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मतलब क्या, उसके आसपास क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज होंगे डेंस में, बराबर। देखो इधर दिख रहा है, मतलब उसके आसपास में नेटवर्क होगा, जाली। जाली किसका जाली होगा, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज का, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। द कैपिलरी वॉल इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सभी कैपिलरी वॉल, जो भी कैपिलरीज होते हैं, जो भी वेसल्स होते हैं, वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है, बट उसने थोड़ा इलॉबरेट करेगा। रेस्टिंग ऑन अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगेन एल्वेलाई की बात हो रही है, एक एल्वेलाई सैक के बारे में बात हो रही है। बोथ द लेयर हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड आर, दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। टुगेदर दे मेक अप रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलर एयर एंड द ब्लड, बराबर। इधर मतलब बोलने का मतलब यही है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को डायग्राम के थ्रू बताया था, O2 अंदर आ रहा है, हीमोग्लोबिन ले लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, उसके पास जो भी पड़ा हुआ है उसको दे देता है एल्वेलाई को इन द फॉर्म ऑफ CO2 और CO2 बाहर, बराबर। ये now diffusion of gases take place from an higher, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तुम लोगों को याद है क्यों ऐसा प्रोसेस हो रहा है, इट्स अ प्रोसेस ऑकर बिकॉज जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है तो वो ऑटोमेटिक ये प्रोसेस होना ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है। एक बार मैं रीड करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। diffusion of gases will take place from higher partial pressure to an area of lower partial pressure, higher ऊपर है, lower नीचे है, तो उस वजह से वो आता है। until the partial pressure in two region reaches equilibrium, मतलब दोनों जगह इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये होता है। बट होता क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड एंटरिंग द पल्मोनरी कैपिलरीज, मतलब जो
CO2 रीच एयर आता है ना, वो कितने प्रेशर से आता है? 45 mmHg। किसमें? पल्मोनरी कैपिलरीज। बट वो एल्वुलर एयर में कितना जाता है? सुन लो, वाइल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वुलर एयर, एल्वुलर मतलब वो जो सैक बनाया था हमने उसमें 40 mmHg होता है, या डिफरेंस है दोनों में। तो ड्यू टू दिस डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द एल्वुलस। समझ में आया? कैपिलरीज से किस में आया? कैपिलरीज मतलब ब्लड में, ब्लड में से किस में आया? एल्वुलस, एल्वुलस मतलब सैक में आया। बराबर। सिमिलरली उसी तरह ऑक्सीजन का देखो क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड का इन कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड में 40 है, बट एल्वुलर में कितना है? 104। अगेन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वुलाई, एल्वुलाई मतलब ये सैक में से ब्लड में जाएगा, सैक टू द ब्लड मतलब कैपिलरीज एल्वुलाई टू द कैपिलरीज, ये एक्सचेंज हो जाएगा। इसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनडायरेक्टली बोला जाए तो मैंने हीमोग्लोबिन का पॉइंट इसी में डाला, आइडियली वो आगे डाल यहाँ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, हाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, सिंपल समझ में गया? किसी को कोई इसमें पूछना है ऐसा? एनीवन हैज डाउट तो पूछो, फिर डाउट तो पूछो। कुछ डेफिनेशन से मैं एक बार बता दूं, फिर उसके बाद हम इंटरनल रेस्पिरेशन करनी स्टार्ट करते हैं। एम आई ऑडिबल? क्या क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ठीक से? कोई भी एक लोगों ने आ या ना बोल दिया तो दैट सफिशिएंट फॉर मी। Yes, sir. ओके, चलो कुछ डेफिनेशंस है पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। यू कैन सी वॉल्यूम मतलब क्या? सिंपल। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या? सिंपल। हम कितना एयर अंदर लेते हैं, कितना लिया? 500 ml, छोड़ा कितना? 500 ml, खत्म। समझ में आ गया? टाइडल वैल्यू मतलब जब एक झटके में हम जब सांस लेते हैं कितने वॉल्यूम लिया? 500 ml। देखो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। लेते समय भी 500, छोड़ते समय भी 500, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग, 500 ml। बराबर? ओके। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है पता है क्या? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज मतलब क्या, मैं बता देता हूँ बहुत। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या? इंस्पिरेटरी मतलब क्या? सांस लेना। और रिजर्व, रिजर्व मतलब समझ में आया कितना रिजर्व कर सकते हैं हम। मतलब जब हम प्राणायाम करते हैं तो जब हम पूरा का पूरा लंग्स को जब फोर्सफुली भरते हैं तो कितना कैपेसिटी तक भर सकते हैं? वो हो गया 2000 से लेकर 3000 ml। ठीक है। और जब हम नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल सो रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अब उसी तरह एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जब हम छोड़ते समय कितना छोड़ सकते हैं? मैक्सिमम मिनिमम तो हम कितना छोड़ते हैं? 500। बट हम जब एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनहेल किया था, छोड़ते भी ऐसा प्रोलॉन्ग है ना, खाली करते हैं। तो जब हम 2000 से 3000 अंदर फोर्सफुली लेते हैं तो हम छोड़ कितना सकते हैं? 1000 से 1000 या 1000 प्लस 100 ml टोटल, 1000 क्यों नहीं कर सकते? छोटी है, क्या होगा? ऑक्सीजन है ना उनको, तो जितना ज्यादा कर लो उतना बट वो छोड़ना पूरा नहीं है। Expiratory reservoir. Now dead space. Now what is meant by dead space? The volume of air that is present in the exchange of the gases. मतलब क्या? So your voice is lagging. Low से Yes, sir. voice is like no, it is okay. No, hello. Now it is okay. Yes, sir. Is Yes, it sir. okay? Sir. हेलो, Yes, sir. अभी ठीक है? Yes, sir.
सो डेड स्पेस, हाँ डेड स्पेस मतलब क्या, जब आप नोज से लेकर नीचे एल्वेलाई तक देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है ना खाली पड़ा है, उसमें भी तो एयर पड़ा रहेगा ना, वो एयर को हम बोलेंगे डेड स्पेस। वो इन्वॉल्व नहीं होता गैसेस एक्सचेंज में, बट पड़ा रहता है एयर, वो 150 ml है। ठीक है। अब रेसिडुअल वैल्यू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स एंड द डेड स्पेस इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन इट इज 110 टू 11200 ml। इसका मतलब क्या है? रेसिडुअल मतलब क्या? पहले रेसिडुअल का डेफिनेशन बताओ। रेसिडुअल मतलब बचा कुचा। हम बोलते हैं ना रेसिड्यू पड़ा है, ले ले यार। रेसिडुअल मतलब बचा कुचा। जब हम लोग इंसर किया और फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर दिया, भेज दिया बाहर की तरफ, फिर भी अंदर ना लंग्स के अंदर 1100 टू 1200 ml तक पड़ा रहता है वॉल्यूम। ml वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है, ml वॉल्यूम। ठीक है। हम लास्ट डेफिनेशन लंग कैपेसिटी का, टोटल लंग कैपेसिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज 5200 टू 5800 ml। हम बोलते हैं ना कोई कोई ऐसे ही पड़ा रहता है श्वास आसन में, इंस्पायर करके रख लेता है, 5000 से लेकर 5800 ml तक वॉल्यूम इंस्पायर करता है और थोड़ी देर के लिए शांत पड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। बराबर? एम आई ऑडिबल? क्लियर? एम आई ऑडिबल? क्लियर? Yes, sir. Okay. Now Yes. now the vital capacity. Vital capacity means what? The maximum amount of air that can be breathed out after a maximum inspiration. मतलब क्या? The maximum amount of air that can be breathed out after maximum inspiration मतलब वही हो ऑलमोस्ट, वो देखा जाए तो तीनों का प्लस करना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम का प्लस करना पड़ेगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस करना पड़ेगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस करना पड़ेगा। वो तीनों को प्लस करके जो आंसर मिलता है वो 4100 to 460 मतलब वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीदन आउट आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन मतलब फोर्सफुल मैंने लिया और मैक्स टू मैक्स में कितना छोड़ सकता हूँ, तो मैक्स टू मैक्स में कितना छोड़ सकता हूँ, तीनों को प्लस करके मैं जितना छोड़ूंगा वो उतना मैं छोड़ सकता हूँ। इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का तो कुछ रोल नहीं है, बट फिर भी वो लोगों ने प्लस कर दिया। मैक्सिमम क्या, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल छोड़ते हैं प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों को मिला के होना चाहिए, बट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ऐड किया तो वो तो जीरो ही रहता ऑलमोस्ट, तो दोनों मिला के 41, तीनों मिला के 4100 टू 4600 ml है। ये तुम लोगों को एमसीक्यूज में पूछेगा, इसलिए मैं तुम लोगों को बता दिया, ऑल्दो वो ब्लू में है फिर भी मैंने उसको क्लियर कर दिया। बराबर? वो ऐसा पूछेगा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, यानी तो पूछेगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो तुमको पता रहना चाहिए 1000 टू 1100 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस व्हाट? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जितना फोर्सफुली हम ले सकते हैं, लेके अंदर लेना वॉल्यूम को, उसको हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बराबर? ठीक है, डन। इफ एनीवन हैज एनी डाउट लेट मी नो, मैं 1-2 मिनट के लिए हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। Am I audible? दिख रहा है मेरा ठीक से? समझ में आ गया? हेलो, कोई एक Your Yes. voice is going low. कोई एक अनम्यूट करो, कोई एक अनम्यूट करो, कोई भी एक अनम्यूट करो, तो 2-3 क्वेश्चन पूछना है। जहाँ हम लैग हो रहे थे वो कवर किया हमने। Yes, sir. ओके, तो ऐसा कुछ पार्ट था जहाँ मिसिंग हुआ स्टार्टिंग से एंड तक, ऐसा कुछ लैगिंग होते समय? No, sir. वो हमने cover किया. ठीक है, सब समझ में आ गया? Yes. हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। अब सिर्फ रह गया इंटरनल रेस्पिरेशन, वो आधे 1 घंटे में, नेक्स्ट 1 घंटे में अपना चैप्टर खत्म, रेस्पिरेशन खत्म, विल स्टार्ट विद सर्कुलेशन। ठीक है, Yes, sir. एक 1-1.5 घंटे नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, कल रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन से। फिर बेसिक बेसिक चीजें, वेंटिलेटर क्या है, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर क्या है, वो छोटी छोटी चीजें है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. डन? शुड आई लीव नाउ? Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ओके, चलो बाय, टेक केयर।